अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। – 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में एक बगावत हो गई। राज्यसभा के चुनाव थे और अचानक से खबर आई कि समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देके भाजपा के उम्मीदवार की तरफ वोट कर दिया। और उन सब लोगों ने कोई छुपाया भी नहीं, दृश्य माध्यमों से इस बात को उस वक्त अच्छे से प्रचारित कर दिया कि भाई हम लोग भाजपा के पाले में आ गए। अखिलेश यादव के लिए बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। इस बगावत के बाद 2024 का चुनाव सर पर था लोकसभा का। उनके सामने एक समस्या थी कि वो इन अपने बागी विधायकों का के साथ क्या व्यवहार करें। बागी विधायक ललकार रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस वक्त खामोश रहना बेहतर समझा। और इस बगावत का परिणाम यह हुआ कि सपा का राज्यसभा का तीसरा उम्मीदवार हार गया और भाजपा के 8 उम्मीदवार जीत गए। उसके बाद सपा के बागी विधायक भाजपा के राज्य स्तरीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहे लगातार। मनोज पांडे जैसे वरिष्ठ विधायक जिनके यहां खुद गृहमंत्री अमित शाह गए, जो भाजपा के सभी मंचों पर रहे, फिर चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, अभय सिंह हो, पूजा पाल हो, राकेश पांडे हो, विनोद चतुर्वेदी हो, ये सब लोग। लेकिन कल अचानक इतने महीनों बाद, बताइए कितनी पुरानी बात हो गई, अचानक से अखिलेश जी ने एक फैसला किया कि इन 8 में से 3 विधायकों को हम पार्टी से निकाल रहे हैं। मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह का, इन 3 को हम पार्टी से बाहर कर रहे हैं क्योंकि इनका चाल चलन खराब है, चाल चलन अच्छा नहीं, और हमने इनको सुधरने का समय दिया लेकिन ये सुधरे नहीं, इसलिए अब इनको पार्टी से बहिष्कृत, कोई मुरब्बत नहीं। बोले लेकिन बाकी जो 4 बचे हैं उनमें सुधरने की संभावनाएं देख रही है समाजवादी पार्टी। पूजा पाल हो, राकेश पांडे हो, विनोद चतुर्वेदी हो, इन सब में अखिलेश जी और अखिलेश जी की पार्टी कुछ ढूंढ रही है। उसको उम्मीद है कि शायद कुछ मिल जाए,
इसीलिए इनको निष्कासन के दंड से अखिलेश जी ने दूर रखा है, अखिलेश यादव ने। इसके पीछे की सियासत क्या है? क्या ये विधायक अखिलेश यादव के संपर्क में है, या इन विधायकों में और जो जिनको निष्कासित किया उनकी भूमिका में अंतर क्या है? ऐसा कौन सा अपराध है जो इन्होंने नहीं किया और उन्होंने अकेले किया इसलिए वो दंड पाए? तमाम सवाल हवा में तैर रहे हैं। विधानसभा का चुनाव भी अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। खड़ामा 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 खड़ामा। हो सकता है अखिलेश यादव ने उसकी दृष्टि से कोई गणित लगाया हो कि इन चार को न करो बाहर, इनको रखो। और एक और भी हैरान करने वाली चीज है वो ये कि समाजवादी पार्टी ने अपने किसी भी बागी विधायक की सदस्यता निरस्त किए जाने की याचिका विधानसभा में क्यों नहीं प्रस्तुत की? पार्टी से तो निकाला, लेकिन ना मनोज पांडे की मेंबरी जाएगी, ना राकेश प्रताप की जाएगी, ना अभय सिंह की जाएगी, ना पूजा पाल की जाएगी, ना विनोद चतुर्वेदी की, ना राकेश पांडे की, किसी की नहीं जाएगी। ये उदारवाद क्यों? ये मेहरबानी क्यों? क्या इनके साथ भी कोई खिड़की खुली रखना चाहते हैं अखिलेश यादव? फिर इन तीन के जिनको बाहर निकाला है, अन्यथा इनकी विधायकी लेने की याचिका पार्टी दायर कर सकती थी विधानसभा अध्यक्ष के पास, तो इन विधायकों की विधायकी चली जाती। लेकिन अब ये विधायक रहेंगे, असंबद्ध विधायक के तौर पर ये विधानसभा में बैठेंगे तीनों। ये ठीक है कि ये भाजपा के विधायक भी नहीं माने जाएंगे और सपा के भी नहीं माने जाएंगे, लेकिन ये विधायक माने जाएंगे इंडिपेंडेंट बेले, असंबद्ध विधायक के तौर पर। ये क्यों हुआ? इसके पीछे भी कोई गणित है क्या? तमाम सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में शोर कर रहे हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस सारे प्रकरण पर। पहले उस रिपोर्ट को सुनिए, समझिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। एक लंबे वक्त से चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी से बगावत करके राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर पार्टी कब एक्शन लेगी और क्या एक्शन लेगी। तो अब इस बात का जवाब भी मिल चुका है, जहां सपा ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सपा से निष्कासित किए गए विधायकों में गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार के विधायक मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से किए गए पोस्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। पोस्ट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक, विभाजनकारी, नकारात्मक व किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरी पेशा और पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण समाजवादी पार्टी जनहित में निम्न विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। माननीय विधायक गोसाईगंज श्री अभय सिंह, माननीय विधायक गौरीगंज श्री राकेश प्रताप सिंह, माननीय विधायक ऊंचाहार श्री मनोज कुमार पांडे। इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। शेष की समय सीमा अच्छे व्यवहार के कारण शेष है। भविष्य में भी जन विरोधी लोगों के लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं होगा और पार्टी के मूल विचार की विरोधी गतिविधियां सदैव अक्षम्य मानी जाएंगी। सपा के बागियों के लिए इस एक्शन पर विरोधियों को निशाना साधने का मौका मिल गया, जहां डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी रहती है, जबकि सपा अपने कार्यकर्ताओं पर जुल्म करती है। साथ ही जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या जिन 3 विधायकों को सपा से निकाला गया है वो बीजेपी का दामन थामेंगे, तो उनका जवाब क्या था वो भी सुन लीजिए। और हर स्थिति में किसी को भी दिक्कत हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सांस्कृतिक विचारधारा है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं।
जबकि समाजवादी पार्टी तरह तरह के आरोप लगाकर अपने ही कार्यकर्ताओं पर जुल्म ज्यादती लगातार कर रही है। तो भाजपा में क्या मतलब शामिल होंगे? आप इंतजार करिए, समय समय पर आपसे हम फिर मिलेंगे, लेकिन हम सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत करते हैं और उनके साथ हमारी सरकार, हमारी पार्टी खड़ी है। किसी भी जनप्रतिनिधि को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो वहीं कभी सपा की साइकिल की सवारी कर चुके ओपी राजभर ने भी कह दिया है कि जो हमारी पार्टी तोड़ने की बात कहते थे, वो आज अपनी पार्टी खुद तोड़ रहे हैं। ये कौन नई बात है? ये तो उसी समय हो गया था। वो तो हमको तोड़ने की बात कर रहे थे कि 2 मिनट में तोड़ देंगे, और खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। वो तो खुदा अपनी पटिया तोड़ रहे हैं। तो क्या लगता है ये उसी का खामियाजा है जो आपको तोड़ने की बात कही थी, तो अपनी पार्टी में वो खुदा अपने टूट रहे हैं, तोड़ रहे हैं अपनी पटिया को। हमको का तोड़ेंगे? हम तो कहे थे ना कि वो 2 मिनट के कहे थे, हम 24 घंटा के चैलेंज दिए थे। तो चैलेंज हमारा स्वीकार करना सबके बस का नहीं है। कि उन्होंने निकाला बाद में है, वो तो पहले ही जा चुके थे। तो जिसकी जहाँ इच्छा है वो काम कर ही रहे हैं। ये कोई जबरदस्ती तो होती नहीं पॉलिटिक्स में, कोई तनख्वाह तो न दे रहे हो। या तो विधायक है तो पार्टी विप चलेगा जब हाउस होगा, या आप जो है सक्रिय नहीं है। तो वो तो बहुत समय से सक्रिय नहीं थे, उनका मन बना हुआ था एनडीए को ताकत देने में। एक तरफ सपा के विरोधी एक एक कर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी से निष्कासित नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। पार्टी से निकाले गए राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि वो पीडीए के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनकी एक परिवार के विरोध की विचारधारा थी। पीडीए का विरोध नहीं है, आप उठा के देखिए। आप किसी दिन संडे को चले आइए मेरे घर पे, सबसे कमजोर दलित गरीब पिछड़ा हमारे दरवाजे पर बैठता है, वहीं जहां हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार या अधिकारी बैठता है। जो गुड़ पानी उसके लिए है, वही उस गरीब के लिए भी है। कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता है। तो सबको लेके तो हम लोग साथ चल रहे हैं, ये लोग केवल परिवार को लेके चल रहे हैं। और उसी बात का मैंने विरोध किया। जब रामचरितमानस जलाई गई, फाड़ी गई, तब मैंने विरोध किया। जब अयोध्या जाने से रोका गया, तब मैंने विरोध किया कि ये गलत हो रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी इन विधायकों पर सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने, किसान, महिला, युवा, कारोबारी विरोधी नीतियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी मूल विचारधारा और सिद्धांतों के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले हर सदस्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया है। ये विधायक लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के खिलाफ काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पीडीए विरोधी नीतियों का समर्थन कर रहे थे। इसलिए समाजवादी पार्टी की चेतावनी के बाद भी ये पीडीए विरोधी कार्यों में लिप्त रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तीनों पीडीए विरोधी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। कुछ अन्य विधायक जिनके आचरण में सुधार था, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की है। पीडीए विरोधी तीनों विधायकों को आज समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। बता दें कि फरवरी 2024 में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने 8 उम्मीदवार और सपा ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग के चलते बीजेपी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ को जीत मिली थी, जबकि सपा के ही 2 उम्मीदवार जया बच्चन और रामजीलाल सुमन जीते थे। तीसरा उम्मीदवार आलोक रंजन हार गए थे। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों और सुभासपा के 1 विधायक ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे के अलावा राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य भी शामिल थे। राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य पर फिलहाल पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब सवाल उठता है कि आखिर उन पर अभी तक एक्शन न होने की क्या वजह है। सवाल तो ये भी है कि क्या इस कार्रवाई में भी पीडीए वाली रणनीति है? क्या जिन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई उनके हृदय परिवर्तन की भी उम्मीद है? कई सवाल खड़े हो गए। वो है ना कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। जब एक ही अपराध में सब थे 8, तो 3
पार्टी से बाहर और 4 के लिए कहा गया है कि इनका आचरण कुछ ठीक है, इसलिए अभी इनको दंडित नहीं किया जा रहा है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह साहब का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। सुनील अर्कवंशी जी हैं, एसबी के प्रवक्ता, सुनील जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, नावेद भाई का बहुत स्वागत है। नावेद भाई, बात कुछ समझ नहीं आई, जिनको मारा, जिनको पार्टी से बाहर किया, सवाल नंबर 1, इससे भी पहले एक सवाल आता, इतना टाइम क्यों लिया? पार्टी से बाहर किया, मेंबरी क्यों छोड़ दी? फिर ये 3 क्यों दंडित हुए और बाकी जो 4 हैं, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे और मौर्य और पूजा पाल, ये क्यों? भाई ये आलोक रंजन को हराने में तो इन सबका योगदान था, इन सबने सपा के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिया था नावेद को, और कहा गया कि बाकी जो छोड़े गए हैं उनका दिल बदल रहा है, उनका आचरण अच्छा है। ये हम जेल में सुनते थे क्या, कि गुड कंडक्ट के कारण इनको 10 दिन पहले रिहा किया जाएगा और गुड्डू को 4 भेंत और मारे जाएंगे, इसका कंडक्ट ठीक नहीं। राजनीति में ये पहली बार मैंने सुना कि भाई कंडक्ट देख रहे हैं नावेशी को। हाँ, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जेल में इस तरह का आचरण का आकलन किया जाता था और सजा माफ की जाती है, लेकिन ये पॉलिटिकल ग्राउंड पे पहली बार ऐसा स्टेटमेंट आया। देखिए, साफ बात है, पीडीए की धरातल पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनावी तैयारियों के तहत ये कार्रवाई है, और उनको लगता है कि पीडीए के साँचे में बस इतने ही लोग एडजस्ट हो पाएंगे, इतनी जातियां और जातियों का जो समीकरण है, जो अनुपात है, वो इस हिसाब से सेट हो पाएगा। इसलिए ये तो कम से कम 3 लोग जो हैं, ये ना पीडीए के साँचे में फिट बैठते हैं, ना जनाधार के साँचे में फिट बैठते हैं, क्योंकि लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बीजेपी के लिए अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए थे ये लोग। दूसरी बात ये कि उनका जो एक माफीनामा है वो अखिलेश यादव के प्रति कतई भी पेश नहीं हुआ होगा। अन्य लोगों का कहीं ना कहीं संपर्क होगा, कहीं ना कहीं उनकी अपनी पार्टी में संबंधों को फिर से प्रगाढ़ करने के लिए वो लोग अखिलेश यादव के संपर्क में होंगे। दूसरी बात यह कि उनकी जो याचिका की बात आपने कही कि उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी, क्योंकि उसको चैलेंज नहीं किया है पार्टी ने, अखिलेश यादव ने। जाहिर सी बात है कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और 1.5-2 साल की अवधि के बाद में चुनाव हैं, और चुनाव के दौरान में कहीं ना कहीं अगर इनकी विधायकी चली जाती तो शायद एक सिंपैथी कहीं ना कहीं होती है, और ये जब अपनी इस विधायकी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा कि ना ये 3 के होंगे ना 13 के होंगे, ना इनके पास कोई झंडा होगा, ना ये किसी के लिए बैटिंग कर पाएंगे, ना कोई खुली हुई विचारधारा होगी। तो इनकी मट्टी पलीत करने की एक कोशिश के तहत इनको लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वाकई बहुत ही विश्वसनीय उनकी गोद में बैठे हैं, ये हिलने वाले नहीं, ये वापस होने वाले नहीं, और इनका जनाधार भी कुछ बेहतर नहीं है, और पीडीए के साँचे में भी ये फिट नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए इनको बिल्कुल नकार दिया और जन विरोधी और किसान विरोधी और नौजवान विरोधी बता दिया, और जिनका आचरण अच्छा है उनको अपना गोद में बैठा लेंगे। अब आचरण क्या अच्छा है उनको बताना पड़ेगा कि किसानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए वो क्या कर रहे हैं, या उनकी खुशामद कितनी की, या उन्होंने वापसी के लिए। भाई, वापसी का पैरामीटर अगर आपको ये लग रहा है कि जो बगावत करता है, पार्टी के साथ बेवफाई करता है, विरोधी के साथ मिल जाता है, चुनाव हरा देता है, सबको एक जैसी सजा मिलना चाहिए थी। वैसे एक बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में, पूरे देश की पॉलिटिक्स में इस तरह के संदेश जाना चाहिए कि आप अगर जिस पार्टी के साथ हो उसके साथ रहो, और उस पार्टी में रह के कम से कम दगाबाजी मत करो। अगर पार्टी छोड़ना है, छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाओ। तो ये मैसेज तो अच्छा था, लेकिन आदो कि भैया एक आम पूरा सड़ा हुआ है, ये नहीं खाएंगे, एक थोड़ा सा दागिए, इसको काट के हम अच्छा आम निकाल लेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है नावेद भाई, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास, मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा इस सवालों के जवाब लेने, लेकिन उससे पहले एक बात कहूँ कि जिनका गुड कंडक्ट बताया है अखिलेश जी ने, मैं तो सभी का गुड मानता हूँ, मैं कौन होता हूँ किसी को बैड कंडक्ट कहने वाला, लेकिन जिनका उन्होंने गुड बताया उसमें पूजा पाल हैं। प्रधानमंत्री प्रयागराज गए थे तो पूजा पाल प्रधानमंत्री की अगवानी करने वालों में शामिल थे हवाई अड्डे पर। उन्होंने अच्छे से प्रणाम किया, प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। पूजा पाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घनघोर प्रशंसिका रही हैं।
अब ये गुड कंडक्ट है और बताया राकेश प्रताप और अभय का कंडक्ट खराब है, ये तो थोड़ा मामला। और ये जो बच्चे हैं, धर्मेंद्र जी से पूछूंगा, ये भी तो बीजेपी के संपर्क में थे, ये ब्रजेश पाठक के साथ ऐसे हाथ करके फोटो नहीं खिंचाए ना, धुआंधार खिंचाए, वीडियो भी बनवाए थे। ऐसा तो नहीं ये काला कपड़ा पहन के पर्दा नशी होकर छुपचाप कुछ करके आए हो, ये भी चौराहे पे चिल्लाए थे धर्मेंद्र जी। और जो बात नावेश शिकोह ने कही, मैं उससे इसलिए सहमत नहीं कि उन्होंने कहा कि अब अगर मान लीजिए विधायकी लेते तो अब क्या है, अब तो 1.5 साल बचा। अब नहीं, जब सपा का कैंडिडेट आलोक रंजन हारे थे उसी दिन शाम को याचिका चली जानी चाहिए, मूव हो जानी चाहिए थी। अब तक तो 3 बार विधायकी इनकी जा चुकी होती, तब तो 3 साल बाकी थे ना, 3.5 साल। धर्मेंद्र जी नमस्कार अमिताभ जी। देखिए ऐसा इसका जो इन लोगों ने किया, पहली बात तो इसका 2 पहलू, एक तकनीकी है और एक नैतिकता है। तकनीकी पहलू पर अभी जाने के पहले मैं नैतिकता का तकाजा कहता है कि अगर आपको जाना था, किसी विचारधारा से आप बहुत प्रभावित थे, तो वह तमाम लोग जो ये लोग गए हैं, ये भी या जो लोग हमारे साथ चुनाव लड़े थे, उनको इस्तीफा दे करके और जिस विचारधारा के वो पोषक हैं, जो विचारधारा ज्यादा अच्छी लग रही है, उसके सिंबल से जाके चुनाव लड़ करके इनको जाना चाहिए था। तो महत्वपूर्ण यह है कि इन्होंने न केवल अपनी पार्टी जिन्होंने इन पर विश्वास करके टिकट दिया, विधायक बनाया, केवल उन्हीं से धोखा नहीं किया, इन्होंने उन महान मतदाताओं के साथ भी धोखा किया जिन्होंने इनको अपने मत से जी भैया। धर्मेंद्र जी कुछ तकनीकी दिक्कत है, आप धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है? कुछ तकनीकी दिक्कत है जी 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 मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रहे बताइए जी। जी तो देखिए, एक तो इन्होंने जनादेश का अपमान किया और उन मतदाताओं के साथ धोखा किया जिन्होंने इनको चुन करके सदन में भेजा। अब सत्ता के लालच में इन्होंने विचारधारा से समझौता किया। ठीक है, हम लोगों ने, हमारे नेता का दिल बड़ा है, इंतजार करते रहे, दबाव में, डर में, किस लालच में लोग उस दलों में गए, वो समय आने पे खुल जाएगा। इन 3 लोगों को आप लगातार अमिताभ जी देखते रहोगे, लगातार हमारी जो विचारधारा है, जो हमारे पीडीए का आंदोलन है, उसको लगातार ये लोग कमजोर कर रहे थे। ये अपने आप को जगह जगह पर समाजवादी पार्टी का बता करके किसान, महिला, युवा, हमने तो स्पष्ट पूरी जो हमारी पार्टी ने ट्वीट किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, उसमें कारण सहित उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी इनका तो पढ़ लिए कर रहे थे धर्मेंद्र भाई, ये तो हम पढ़ लिए। मैं पूछ रहा हूं, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल और मौर्य, ये लोग पीडीए को मजबूत करने के लिए कौन सा आंदोलन खड़ा किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो बताओ। नहीं, ऐसा है, हमने पहले कहा कि डर से गए हैं, दबाव से गए हैं या लालच में गए हैं। अगर उनके किसी एक्ट से हमें फिर लगेगा कि हमारी पार्टी की विचारधारा को, हमारे पीडीए आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, झंडा लगा करके हमारा जा करके कहीं कर रहे हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। किसी को माफ किया गया ऐसा कुछ नहीं है। अगर हो सकता है कभी कभी लोग किसी भावना में, किसी दबाव में, किसी लालच में गलती कर देते हैं, उसको अगर उनको लगा कि जो है हमसे गलती हो गई थी, तो बस हम दिल से, दिमाग से, अपने होशाहवास में हमने गलती नहीं की, के लिए रिलायंस तो हो सकता है माननीय अध्यक्ष जी उनको एक मौका उनको तय करना है। लेकिन जो लोग लगातार पार्टी की विचारधारा के साथ धोखा कर रहे थे, आंदोलन को कमजोर कर रहे थे, उनका निकाला जाना आवश्यक हो गया था। और ये कार्रवाई आज हुई, जिसका पार्टी के अंदर बाहर सभी लोग जो जरा भी नैतिकता के पोषक हैं, जो राजनीति में ठीक है धर्मेंद्र भाई, रुकना होगा। मैं आज सुनील अर्कवंशी के पास चलूंगा, लेकिन एक तथ्य सामने रख के, ताकि बहस स्पष्ट रहे, प्रामाणिक रहे। सपा ने कहा कि ये लोग हमारा झंडा लगा के चल रहे थे, इसलिए हमारी बदनामी हो रही थी, ये भाव है। ये तथ्य गलत है। आज से 17 महीने, नोट कर लेना धर्मेंद्र जी, आज से 17 महीने पहले, नावेद बाबू आप भी, गाजे बाजे ढोल ताशा, हजारों आदमी की उपस्थिति में मनोज पांडे भाजपा में ज्वाइन किए थे। क्या गृह मंत्री उनके घर गए थे, वो भाजपा की एक बड़ी रैली में मंच पर सम्मानित किए गए थे, तब छपक झंडा लेके गए थे। गजब बात है।
अच्छा, एक और बात है इस वक्त, देखो रुक जाओ धर्मेंद्र, अभी नहीं आएंगे, अभी फिर दोबारा में आएंगे। एक बात और जानो, आप ऐसी बात ना कहो, क्योंकि जनता भी बड़ा प्रैक्टिकल है। आज की तारीख में कोई ये कहे कि भाई कांग्रेस का झंडा लगा के, सपा का या बसपा का झंडा लगा के ये राजनीति कर रहे हैं, तो ये बात जनता नहीं मानेगी ना। झंडा लगता है जो पार्टी सरकार में होती है उसका। राजभर की पार्टी का भी झंडा लगा लोगे तो कुछ ठीक रहेगा? ये कौन उत्तर प्रदेश में मानेगा? आप गंगा जल हाथ में लेके कहो तो कोई नहीं मानेगा कि हमारी पार्टी का झंडा लगा रहे हैं लोग ना। आपकी पार्टी सरकार में आ जाएगी तो लगा लेंगे, उससे पहले नहीं मित्र। ये मामला है। सुनील रघुवंशी, एक बात तो है, ये 7-8 लोग राज्यसभा में परिणाम दे दिए, लेकिन लोकसभा में परिणाम नहीं दे पाए। सुनील रघुवंशी जी लोकसभा में ये लोग अपनी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को परिणाम नहीं दे पाए, क्यों, क्या लगता है? जी देखिए, जो लोकसभा का चुनाव आया उससे पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें इन लोगों ने खुलकर समर्थन करने का काम एनडीए का किया था। और उसके बाद से अभी तक ये जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने हृदय परिवर्तन करने के लिए समय दे दिया, मगर कहीं ना कहीं उन माननीय विधायक गणों ने माननीय अखिलेश यादव जी को समय दिया था कि आप अपना हृदय परिवर्तन करने का काम करें, मगर हृदय परिवर्तन उनका नहीं हुआ। और उन्होंने आज जिस तरीके से कार्रवाई करने का काम किया, ये साफ दर्शाता है कि हम ए तो जरूर लगा लेते हैं अपने पीडीए के उसमें, मगर जब ए जरूरत होगी वोट की तब हम उसको इस्तेमाल करने का काम करेंगे। रही बात लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में किसको फायदा देना था, किसको फायदा नहीं देना था, उस समय का एकदम अचानक में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का काम किया। और जो समाजवादी पार्टी जो एक नारा लेकर आई थी, उस समय एक ऐसा नारा लेकर आई थी जिस पर ये, क्योंकि आप साफ तौर से देख रहे हैं कि मनोज पांडे जी हो, चाहे राकेश सिंह जी हो, अभय सिंह जी हो, लगातार ये लोगों के ऊपर पहले से ऐसा लग रहा था कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी का समर्थन अभी करने आया, मगर समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा नारा जो दिया था लोकसभा के चुनाव में कि आपका संविधान खतरे में है, संविधान को खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये श्रवण राजनीति को लेकर आए थे कि ये श्रवण राजनीति भारतीय जनता पार्टी के में करी जा रही है और वहां पर श्रवण जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है संविधान खत्म हो जाएगा। इस तरीके का नारा समाजवादी पार्टी लेकर आई थी। और आने वाला आप 27 देखिएगा। आज मैं आपके चैनल पर इससे पहले भी कई बार डिबेट कर चुका और कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कई बार आप लोगों से कहा, समाजवादी पार्टी को जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल की धरती पर ताकत देने का काम किया और 47 से इनको 111 पर ले जाने का काम किया, आने वाले 27 में आप खुद देखिएगा अमिताभ जी कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को नुकसान। पीडीए का नारा तो जरूर देते हैं, मगर पीडीए की हिस्सेदारी देने का काम नहीं करते हैं। इनको जब जरूरत पड़ती है तो अपने पोस्टर में पीडीए के महाराजा सोहेलदेव राजभर जी की फोटो लगाने का काम करते हैं, मगर जब महाराजा सोहेलदेव राजभर जी की फोटो हटा देते हैं, इसलिए क्योंकि सोहेलदेव राजभर समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लेते हैं। तो इस तरीके का समय समय पर ठीक है सुनील जी, उन लोगों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिन लोगों की जरूरत होती है। देखो भाई, पीडीए की जितनी व्याख्याएं अखिलेश जी ने अब तक बताई हैं, मेरी बात से सब सहमत होंगे। उन सारी व्याख्याओं को अगर मैं एक साथ मेज पे रख दूं तो पीडीए में 100% आबादी आ गई। अभय भी पीडीए है, मनोज पांडे भी पीडीए हैं, राकेश प्रताप सिंह भी पीडीए हैं। भाई पीडीए से बाहर कौन है? पिछड़ा, अगड़ा, दलित, वंचित, स्त्री, पुरुष, सब तो बता चुके अखिलेश जी। तो एक लाइन में कह दो भारत की संपूर्ण जनसंख्या पीडीए में है, बात खत्म हो जाए। 1000 जातियां कौन याद रखे? एक तो विषय ये है भाई, इसमें तो ये लोग भी पीडीए के। लेकिन एक बड़ा आरोप जो राकेश प्रताप लगा रहे हैं या अभय सिंह लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हद तब हो गई, मुझे लगा था शायद नावेद जी उस पर ध्यान देंगे, लेकिन उनके दिमाग से उस वक्त विस्मृत हो गया होगा। उन्होंने कहा कि हद तब हो गई जब विधायकों को रामलला के दर्शन करने जाने से रोका गया। कहा गया आप अयोध्या नहीं जाएंगे और रामायण फाड़ने वाले आदमी को हम बिस्कुट खिलाएंगे, माला पहनाएंगे, और अयोध्या कोई नहीं जाएगा।
ये आरोप लगाया है आपके विधायकों ने जो कल तक आपकी पार्टी में महत्वपूर्ण हैसियत रखते थे। ये सामान्य विधायक तो थे नहीं, इस बात से तो सब सहमत हो। अभय हो, राकेश हो, मनोज पांडे हो, कोई सामान्य विधायक तो थे नहीं, ये महत्वपूर्ण लोग थे। और अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी लीडरशिप ने इस बात के लिए कंपेल किया हमारे पार्टी के लीडर्स को, एमएलए को, कि आप अयोध्या नहीं जा सकते, आप स्वामी प्रसाद मौर्य का जयकारा लगाइए जो रामायण को फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, ये बड़ा आरोप है। मुझे लग रहा है इस पर समाजवादी पार्टी को जरूर कुछ ना कुछ कहना चाहिए। ओपी सिंह जी, आपके पास मेरे लिए एक बड़ा सवाल यही है कि ये लोग एक छोटे इवेंट में तो हिट रहे कि भाई राज्यसभा में आपने खेला कर दिया, आलोक रंजन हार गए। हालांकि आलोक रंजन को भी इन्होंने प्रेफरेंशियल उसमें तो रखा नहीं था सपा ने। सपा की जो राजनीतिक वरीयता थी उसमें जया भादुड़ी थी और रामजीलाल सुमन थे, तो आलोक रंजन जी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, दुर्घटना का शिकार हो गए। लेकिन लोकसभा के चुनाव में ये कोई आपके लिए कुछ बड़ा करके नहीं दिखा पाए। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसीलिए भाजपा ने भी लगभग 18-20 महीने हो चले, अभी बीच में 3-4 लोग आए थे, अमित शाह जी से फिर मिले, पूछे भैया कौन सी गलती हो गई, मतलब ये है कि कहीं टेलीफोन में घंटी नहीं बज रही, कहीं कोई एडजस्टमेंट भी नहीं हो रहा है। नहीं, क्या भाजपा को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ना गुरुदेव को जिस अंदाज जिस उससे तुमको लिया था वो काम कर नहीं पा रहे हो? एक भाव होता है ना कि भाई ले तो लिया, बाद बोले गाड़ी खरीद ली, बाद में देखा चला बोले मजा नहीं आ रहा, तो बोले ठीक है गैरेज में खड़ी कर दो। ऐसा लोगों के साथ भी हो जाता है। ओपी सिंह जी, अच्छा आफ्ताब जी की जो 7 विधायक उस समय अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा में भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था, उनको लोकसभा के चुनाव से नहीं जोड़ा था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव पार्टी लड़ती है और पार्टी में जो है केंद्र और प्रदेश की जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता, वो खुद चुनाव लड़ते हैं। इनका जो निष्कासन हुआ है वर्तमान में, इसमें मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं करता। जो निकाले गए उसमें राकेश प्रताप सिंह भी है। उन्होंने कहा कि और राम और राष्ट्र का विरोध ठीक नहीं है, मैं राम और राष्ट्र के साथ। दूसरा, उसी राकेश प्रताप सिंह ने बयान दिया है कि जब रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जा रही थी, जलाई जा रही थी, तब भी हमने विरोध किया, और जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की बात आई तब भी पार्टी ने जो है विरोध किया था। तो ये बात तो धीरे धीरे साबित हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के विकास और सनातन धर्म की जो बात करेगा वो पार्टी में तो नहीं रह सकता जहां अखिलेश यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरा यह है कि अगर आपके विधायक आपको छोड़ के चले गए और रोज चैनल पर आप जो है दावा कर रहे हैं, कहीं ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के जो विधायकों को 2 घंटे में तोड़ रहे हैं, कहीं संजय निषाद पार्टी के 1 घंटे में तोड़ रहे हैं, कहीं भाजपा को कह रहे हैं कि 100 विधायक लेके आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ, तो जो दूसरों की पार्टी तोड़ने की बात कर रहा, उसकी पार्टी के लोग क्यों टूट गए? ये तो उनके आत्मचिंतन का विषय। और दूसरी बात यह है कि मैं मुलायम सिंह यादव की तारीफ करता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी को एक सूत्र में बांध के ले चला, लेकिन दुर्घटना बस पिता की विरासत में गद्दी पर पाने वाले अखिलेश यादव अपना परिवार तो खुद नहीं सही रखता है। चाचा शिवपाल यादव की क्या क्या दुर्गति किया, नई पार्टी बनानी पड़ी, अर्पणा यादव निकल करके भारतीय जनता पार्टी में चली आई। तो जो अपनी पार्टी के नहीं, अपने घर नहीं संभाल पा रहा, वो पार्टी क्या संभालेगा? तीसरी बात, जब ये बार बार धर्मेंद्र सिंह कह रहे थे जनादेश का विरोध हुआ, उनको समाजवादी पार्टी के आए थे, जब अभी उपचुनाव हुआ था, 9 लोगों के चुनाव हुआ था, विधानसभा का उपचुनाव, विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी ने यह बयान दिया कि इस उपचुनाव में वोटों की लूट हो गई, और जो ये चुन कर आए हैं
ये वोट लूटने के कारण विधायक हुए, तब जनादेश का अपमान नहीं हुआ। एक जनता आपको विधायक चुनती है, अब आप कह रहे हैं कि ये लूट है। एक जनता 22 में भारतीय जनता पार्टी के काम को देखते हुए सरकार बनाती है, तो आप कहते हो कि यादव और मुसलमानों का 20-20 हजार वोट हर विधानसभा में काट दिया। किसका किसका? केवल 2 जाति, यादव। ये तो बड़ा मुश्किल में पीडीए का जोड़ा ना। पहले पीएमवाई का नारा दिए थे, पीडीए तो बाद में ले आए। पीडीए में इन्होंने खुद बयान दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जब इसकी क्रिटिसाइज हुई तो कहा नहीं 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 नहीं, पीडीए का मतलब ए माने अगड़ा, ए माने अल्पसंख्यक, डी माने क्या, पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने कहा। पीडीए की परिभाषा रोज बदलते रहते, देते रहते। तो भैया जब पीडीए की परिभाषा दे रहे हो तो आशुतोष मौर्य और पूजा पाल को काहे रखे हो? ये तो पीडीए के विरोधी थे ना सातों। उनकी विचारधारा जो है, उसकी विचारधारा समाजवादी पार्टी की तो विचारधारा मुलायम सिंह यादव जी के जमाने से मालूम है। परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण और गुंडों को बढ़ावा देना। इसके अलावा क्या विचारधारा? बता देंगे कि यही विचारधारा है। और अगर विचारधारा एक है तो हर चुनाव में विचारधारा बदलती क्यों है? अरे भाई एक लेके चले थे तो आप लेके अकेला चलो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई वो 3 को इसलिए निकाल दिया कि जेल की मैनुअल के हिसाब से जिसका आचरण ठीक था उसको मैंने रोक लिया, और जेल मैनुअल के हिसाब से जिसका आचरण ठीक नहीं था उसको पूरी की पूरी सजा दे दिया। चलो भैया तुमको निष्कासित, अब तुम आचरण में सुधार करो, तो फिर तुम्हारे बारे में ये तरह तरह की बातें। देखिए, समाजवादी पार्टी में उबन है। उबन ये है कि हम चाहे सपा में हो चाहे बसपा में हो, रामलला को छोड़ नहीं सकते, सनातन धर्म को छोड़ नहीं सकते। आप रोज गाली दोगे, आप कुंभ को गाली दोगे, देवी देवताओं को गाली दोगे, आप बाबा हुमायूं औरंगजेब की बात करोगे, आप जो है कहोगे कि संभल में और बहराइच में आप जो उन मासूमों के साथ खड़े हो जा रहे हो खुलेआम, जिन्होंने हत्या किया था बहराइच में और जिन्होंने पुलिस वालों पर हमला किया था। तो आपकी परिभाषा तो रोज घटनाक्रम बदलती रहती है ना, एक पर ही कहां खड़े रहते हैं आप बताइए? ठीक है ओपी सिंह जी, और ठीक अगर ठीक एक का ठीक, मतलब आइए आपकी बात को रगड़ा दोनों हुआ तो ठीक। ओपी सिंह का भी रुकना होगा। धर्मेंद्र भाई आता हूं आपके पास। नावेद शिको, राकेश प्रताप सिंह ने विशेष रूप से और बाकी विधायकों ने भी एक ये नैरेटिव भी सेट किया कि समाजवादी पार्टी राम के विरुद्ध थी, राष्ट्र के विरुद्ध थी, सनातन के विरुद्ध थी, और सबसे शार्प अटैक ये है कि विधायकों को इस बात के लिए हिदायत दी गई कि आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रहिए, वहां नहीं जाएंगे दर्शन करने। ये गंभीर बात हो जाएगी नहीं? देखिए, मैं अपनी बात रखने के साथ में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ताओं से अपेक्षा करेंगे, छोटे छोटे सवाल हैं उसका जवाब जरूर दें लास्ट सेगमेंट में। देखिए, पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है किसी राजनीतिक दल के लिए, बहुत जरूरी होती है। जनता हर चीज खुल के जानना चाहती है। जिन 3 लोगों को निकाला है अखिलेश यादव जी ने, उनकी जो प्रेस नोट दिया है, जो आधिकारिक जो बयान दिया है, उसमें कहा है तीनों ने किसानों के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, दलितों के विरुद्ध जो है एक लाइन में सबके विरुद्ध काम किया। हाँ, भाव ये है जी। तो मेन चीज ये है कि उनको ये बताना पड़ेगा। जब चलिए ठीक है, उनकी स्पेस कम थी, अखिलेश यादव के पास स्पेस कम थी, उन्होंने इतनी 4 लाइनें लिख दी। इस वक्त प्रवक्ता धर्मेंद्र जी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है पार्टी को पारदर्शी साबित करने के लिए वो बिंदु बता दें कि उन्होंने क्या गतिविधियां की। अगर नहीं बताएंगे तो जाने क्या समझा जाएगा? जनता समझेगी कि उनकी गतिविधि सिर्फ 2 गलत गतिविधियां थी, जिसको अखिलेश यादव ने गलत गतिविधि, समाज विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, दलित विरोधी, पीडीए विरोधी माना। 2 उनके बयान दुनिया ने देखे हैं। एक बयान ये कि हम रामलला के दर्शन करना चाहते थे। क्या ये गलत बयान था? यही समाज विरोधी बयान था अखिलेश यादव की नजर में क्या?
अगर दूसरा कोई है तो आप कारण बता दीजिए कि नहीं ये नहीं, इन्होंने ये किया था, इन्होंने अल्पसंख्यकों को गाली दी थी, दलित को गाली दी थी, इन्होंने समाज को गाली दी थी, इन्होंने महिलाओं को बुरा कहा था, इन्होंने किसानों युवाओं को बुरा। अगर आपके पास पॉइंट नहीं तो यही माना जाएगा कि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हम राम लला के दर्शन करना चाहते थे, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन्होंने ये बार बार कहा था समाज के सामने कि हमारा धार्मिक ग्रंथ है पार्टी की तरफ से, पार्टी के लोगों की तरफ से जब जलाया जा रहा था तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। ये दो ही बिंदु जनता जानती है, अगर इन दोनों बिंदु को ही हमेशा उन्होंने ये माना है ये समाज विरोधी है तब तो बात खत्म हो गई। दूसरा बिंदु भारतीय जनता पार्टी के हमारे बड़े भाई ओपी भाई के सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने तो रामलला की भक्ति में और रामलला के समर्पण में अपनी सत्ता गंवा दी थी, ये बात सही है, अपनी सत्ता गंवा दी थी कल्याण सिंह सरकार ने रामलला की भक्ति में और उनके प्रेम में, उनके स्नेह में। आज बेचारे 3 लोगों को यह सजा दी जा रही है कि वो राम मंदिर जाना चाहते थे, उसको लेकर उनकी पार्टी से उनको निकाल दिया गया। वो चुनाव लड़ेंगे बिना किसी बैनर के, उनके पास कोई बड़ा बैनर ही नहीं होगा, बड़ी मुश्किल में आ गए राम भक्ति में। अब आप राम भक्त हो, अभी आप ऐलान कर दो। ठीक, मैं समझ गया नावेद भाई, इसका उत्तर लूंगा, ओपी सिंह जी मैं समझ गया, आपने तीर निशाने पर मारा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं धर्मेंद्र सिंह के पास चलता हूं। धर्मेंद्र जी, जो बात नावेद शिको ने कही वो 16 आने खरी बात है। या तो ये बताओ कि इन्होंने दलित, पिछड़ा, वंचित, आदिवासी, गिरिवासी, वनवासी, किसान, भूमिहार, मजदूर और क्या क्या जितने हैं उनके खिलाफ क्या किया, या तो चार्जशीट दो, नहीं तो हम इनकी चार्जशीट सही क्यों ना मान लें कि हमने कहा रामलला को चले जाएं, रामदाना प्रसाद चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, तो हमसे पार्टी से कहा गया उधर जाओगे तो रास्ता बंद कर देंगे। अब बोले रामायण क्यों जलाई जा रही, बोले जलती हुई देखो हाथ से को रोकना नहीं। फिर तो यही मानेगी ना जनता, जो राकेश कह रहे हैं, अभय कह रहे हैं या मनोज पांडे कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी, पहले तो नहीं, मैं आपके बिल्कुल इन सारे सवालों में जवाब दूंगा। सबसे पहले तो भाई ओपी जी हमको कह रहे थे विचारधारा और पीडीए की व्याख्या क्या करते हैं। अरे ओपी सिंह जी, मैं जान सकता हूं कि आपकी नीतियां, आपके कार्यक्रम, आपकी परिभाषाएं दूसरे कार्यालय में तय होती है, संघ के कार्यालय में, तो आप कैसे जानेंगे। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में तय होती है, और समाजवादी पार्टी जो कहती है किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। जो मंडल कमंडल लेकर के भागने वाले, जातीय जनगणना विरोध करने वाले, आपने कब बदल लिया, स्टैंड कर लिया। हमको आप ज्ञान दे रहे हैं, कम से कम अपना सोचते कितनी बार उठन लिया। ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ भाई सुनील बंसी जी कह रहे थे नैतिकता का तकाजा, तो ये भी है कि आपने जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया था पिछड़ों के विरोधी है। क्या ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बना देने, उनके बेटे टिकट देने से वो पिछड़ों की हितैषी हो गई भारतीय जनता पार्टी? कितना स्टेक मिल गया, और जाना भी था तो जाते, कम से कम हमारे गठबंधन, हमारे विचारों के साथ आप विधानसभा लड़ के आए थे। और अगर आपको जाना था, कहीं आपकी विचारधारा ज्यादा अच्छी लग गई थी, तो आपको इस्तीफा दे करके दोबारा चुनाव लड़ के जाना चाहिए था। नैतिकता तकाजा तो यही कहता है, कानूनी पहलू अलग है। ठीक है धर्मेंद्र भाई, लेकिन अब ये थोड़ा समय कम है, ये बता दीजिए इन लोगों ने कौन से अपराध किया। धर्मेंद्र जी, अब उसमें एक बात अभी नहीं सुनी, अभी नहीं। दो चीज केवल है कि भाई ये जो लोग गए, जो ये आरोप लगा रहे थे भगवान राम को दर्शन के लिए रोका गया, ये कब कहाँ रोका गया, ये तो उनको बताना पड़ेगा। सच यहाँ तक है कि उन्होंने लिखा विधानसभा चिट्ठी, विधानसभा अध्यक्ष सब विधायक ले जा रहे, क्यों नहीं गए, किसने रोका था? तमाम हमारे विधायक, तमाम सांसद दर्शन किए। कभी आपको सुनने में आया कि दर्शन के लिए किसी को रोका गया? और जिस स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हो, तो देवताओं पर बहुत पहले से उनकी आइडियोलॉजी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में तब भी तमाम आरोप लगाए, और उसी सरकार में मंत्री रहे भारतीय जनता। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, समय कम है। मैं सुनील रघुवंशी के पास चलूं, लेकिन एक बात कह दूं, प्रामा फिसाई प्रथम दृष्टया ये बात इसलिए वजन रखेगी गाजीपुर से, गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक, जो राकेश कह रहे हैं या अभय कह रहे हैं, क्योंकि गुड्डू गए, पप्पू गए, कोई गया हो मंदिर रामलला दर्शन करने, लेकिन ये सच है कि प्रथम परिवार समाजवादी पार्टी का अभी तक रामलला के दर्शन करने नहीं गया। ये तो सच है ना। तो राकेश की बात को वजन मिल जाएगा कि हमको डांटा गया, कि कैसे झुटला दोगे भैया। वो कहेंगे हमने 4 बार पूछा, उन्हें कहा ना खबरदार उधर गए, और जनता को वो साक्ष्य ये भी बता देंगे कि अगर हमें नहीं, अगर ऐसा झूठ है तो खुद क्यों नहीं गए। दुनिया के बड़े बड़े नेता हुआ है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और जहां कहां देशी विदेशी, और बोले ये पड़ोस में रह के नहीं गए।
ये तो पूछेंगे ना। तो कहा गया था कि हम 22 का ये कार्यक्रम निपट जाए, हम सब लोग आएंगे और परिवार के साथ आएंगे, बाल बच्चों के साथ, कहा तो गया था ना। मसला यहीं पर आके फंसेगा, ये ध्यान रखिएगा भैया। सुनील रघुवंशी वो कह रहे कि आप भी हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो, आपको जाना था तो आप भी इस्तीफा देके क्यों नहीं गए? नहीं, धर्मेंद्र जी को ये नहीं पता कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की गठबंधन थी। समाजवादी पार्टी के हम विधायक नहीं थे, हमारा आपका गठबंधन था। हमारी आपकी विचारधारा नहीं मिली जब हम लोग आपसे कह रहे थे कि आप एसी के कमरे से निकल कर बाहर आने का काम करिए, लोकसभा चुनाव में लड़ने का काम कर रही है। हमारी पार्टी अलग, हमारा झंडा अलग है, हम उस पार्टी के विधायक हैं। नंबर एक बात। रही बात आप एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आप इसी पर चुनाव लड़के आए सब जान रही है। ये मंदिर में घंटी बजवाने के एजेंडे के तहत चुनाव लड़के आए थे। पिछड़ों के हकमारी का आरोप लगा के आए थे। मैं धर्मेंद्र जी बता, मैंने बड़ा सब्र से आपको सुना, धर्मेंद्र जी मैंने बड़ा सब्र से सुना, आप कह लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैंने बड़ा सब्र से सुना। तो कहने का मतलब आप कह रहे कि मैं इस्तीफा देकर जाता। भाई मैं इस्तीफा देकर क्यों जाता? मेरा तो दल अलग है। आपके साथ हमने गठबंधन किया था, आपको हमने 47 से 111 पे पहुंचाने का काम किया था। तब तो आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे नेता, आपकी दिक्कत यही है, आपका जो अगर आपकी पार्टी में या आपके दल को समझाने का कोई काम करता है या अपनी बात को रखने का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं, उसके ऊपर उल्टा आरोप लगाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थिति यह हो चुकी है कि जो उसको सही रास्ता दिखाने का काम करे उसी के ऊपर आप उल्टा आरोप लगाने का काम करते हैं, उसी के खिलाफ कार्रवाई करने का। और वही बात है ना कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो ये सब नहीं चलेगा। आज जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा और सत्य बात बताना पड़ेगा कि आप राम विरोधी हैं या आपने जो प्रतियां फाड़ने का काम किया वो सही था या गलत था, ये आपको जनता के बीच में जाकर जरूर बताना पड़ेगा। और रही बात आज राम की, तो राम में पूरा देश है, पूरी दुनिया है, और आपके अखिलेश यादव जी कब राम में होंगे आने वाला समय बताएगा। ठीक, धर्मेंद्र जी ने ठीक है धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र जी ने ओम प्रकाश राजभर के कुछ बयान बताए, एक दूसरे के बयान बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा बयान कोट कर देता हूं जो आज के नेताओं में सबसे बड़ा बयान है, बड़े व्यक्ति का बयान है। 2012 का चुनाव था, नेताजी ने एक जनसभा में कहा, नावेद बाबू शायद आपको याद हो, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो जितने ये मूर्तियां खड़ी की गई इनमें सब में बुलडोजर चलवा देंगे क्या, और यहां अस्पताल बनवा देंगे। ठीक, और उनका नाम लिया बहन कुमारी मायावती का, बोले उन्हें जेल भेजेंगे भ्रष्टाचार में। 19 में वही बहन कुमारी मायावती जी मैनपुरी नेताजी का प्रचार करने गई कि नहीं गई? गठबंधन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो बेचारे ओम प्रकाश राजभर को और जयंत चौधरी को काय को आप हर वक्त वो करते हो? आप तो जेल भेजने वाले थे बहन जी को, और तीसरी बार फिर गठबंधन नहीं हो जाएगा इसकी भी गारंटी कौन ले सकता है? को तीसरी बार फिर हो जाए? सीताफल की आइसक्रीम और पश्मीना की शॉल, कहो भाई नहीं नावेद बाबू, तो ये तो कभी भी हो सकता है। तो जब वहां हो सकता है तो ओम प्रकाश राजभर को क्या आप इतने समय के बाद आप कुरेद रहे हो? मुझे लग रहा वो बात वहीं समाप्त हो जानी चाहिए। ओपी सिंह जी, क्या ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड को राम की ओर मोड़ा जा रहा है, अयोध्या की ओर मोड़ा जा रहा है, रामचरितमानस की ओर मोड़ा जा रहा है, सनातन और राष्ट्र की ओर मोड़ा जा रहा है? लग ऐसे ही रहा है कि तैयारी इसी बात की है, क्योंकि राकेश प्रताप सिंह ने एक लंबी चौड़ी बाइट दी है, लंबा चौड़ा बात दिया है वक्तव्य। किसकी बात में कितना दम है ये तो हमको विचार करना होगा ना। आज जो आपका डिबेट का विषय है उसमें यह है कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये विधायक जो निकाले गए हैं ये अल्पसंख्यकों, दलितों, मजलूमों, किसानों, मतलब जितने भी आते हैं, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, एक लाइन में बोलते हैं दलित मजदूर, किसान मजदूर, इनकी विरोधी विचारधारा है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। जो निकाले गए हैं वो कह रहे हैं कि साहब हम सनातन धर्म के साथ हैं और समाजवादी पार्टी जो है सनातन धर्म विरोधी है। अब देखना यह है किसकी बात में कितना दम है। वो कह रहे हैं राकेश प्रताप सिंह कि हमको अयोध्या जाने से मना किया गया, तो हमारे आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बात में दम क्या है, कहाँ राम
कहां राष्ट्र, कहां दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक। आप ये बताइए, राकेश प्रताप सिंह की बात में दम इसलिए है, मैं एक नागरिक के हैसियत से बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से नहीं बोल। धर्मेंद्र सिंह बता दें, दो बातों को कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 1947 के बाद समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, वामपंथी, इस दल का कोई बड़ा नेता भगवान राम के दरबार में गया हो तो कृपया उसका नाम बता दे। कोई गया हो, गांधी परिवार गया हो, सैफई परिवार गया हो, बहन मायावती गई हो, वामपंथी कोई बड़ा नेता गया हो। इससे तो यह बात साबित होती कि इनको राम से घृणा है, जाना नहीं चाहते, और जो राम की बात करेगा हम उसका विरोध करते हैं। दूसरा, हम ये कहते हैं कि हमने आपने डिबेट किया, और डिबेट का विषय था कि स्वामी प्रसाद जी के बयान के बाद रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी और जलाई गई। आप बताइए, अखिलेश जी सनातन धर्म भी है, उन्होंने कौन सा स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल दिया, कब ट्विटर पर विरोध किया? हाँ, मुझे याद है कि राकेश प्रताप सिंह ने लिखित रूप से अखिलेश यादव को देकर के विरोध किया था। दूसरी बात, धर्मेंद्र जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं, उसकी विचारधारा वही है जो संघ की विचारधारा। बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं। लेकिन धर्मेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता कि समाजवादी पार्टी 1992 से जब से बनी, उसकी जो लोकतांत्रिक विचारधारा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। अगर उस परिवार पिता पुत्र के अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बना हो तो कृपया बताएं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी, देश आजाद हुआ 1947 से, नेहरू जी से लेकर के उनके वंशज चले आइए जो है सोनिया और राहुल तक, गांधी परिवार के अलावा इस पार्टी की कोई और स्थिति रही हो, लोकतंत्र रहा हो, यह पार्टी उसी के परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही, और जो गांधी परिवार चाहता रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मनमोहन सिंह को रिमोट पर चलाया जाता था, और मंत्रिमंडल के पास प्रस्ताव को राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से फाड़ के फेंक दिया था। तो ये पार्टी है। तो जो जिसकी जो विचारधारा है परिवारवाद की, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, आपका नहीं। आप बताओ, राजनाथ सिंह का बेटा पंकज, वो विधायक हो गया, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उनका, अरे भैया देव ना, कहां हम बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, और आप कह रहे हो विधायक जो बना वो परिवारवाद की देन है। तो जो आज का एपिसोड है वो यही साबित करता है कि रामलला मंदिर जाने, और दूसरा उन सबों ने, उन विधायकों ने उस समय कहा था कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज से जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक, कहां से आपकी विचारधारा? ठीक, ओपी सिंह जी रुकना होगा। धर्मेंद्र जी 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड फॉर यू। कुछ कहना चाह रहे थे आप? 30 सेकंड। देखिए, पहली बात तो ओपी सिंह जी, बड़ी मेरा परिवारवाद तुम्हारा नहीं, मेरा परिवारवाद तुम्हारा परिवारवाद वो भी है, परिवारवाद अनुराग भी है, परिवारवाद की एक लंबी श्रृंखला है। दूसरी बात, हिंदू मिथोलॉजी भी आपको जानकारी नहीं है। हिंदू मिथोलॉजी में जहां भगवान राम का दर्शन मैं आत्मा में कर सकता हूँ, कड़कड़ में कर सकता हूँ, हमारे हाथ में हर मंदिर गया है, केवल एक जगह कहना कितना संकीर्ण विचारधारा के हैं, सनातन की जानकारी नहीं, न प्रभु राम की जानकारी है। यही समस्या है कि आप पेटेंट कराना चाहते हैं। अगर भगवान के राम को मानते तो राम समग्रता में है। डॉक्टर लोहिया ने ही राम मंदिर की परिकल्पना की थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। ठीक है, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि राम कण-कण में है इसलिए अयोध्या नहीं गए। अब ऐसी बातें करोगे तो डबल नुकसान कराओगे पार्टी का, ये जान लो, लिख लो मेरी बात। टीले वाली मस्जिद जा सकते हैं, ईदगाह जा सकते हो, कलियर शरीफ जा सकते हो, देवा शरीफ जा सकते हो, अजमेर शरीफ जा सकते हो, चरारे शरीफ जा सकते हो, हरारे शरीफ जा सकते हो, करारे शरीफ जा सकते हो। लेकिन जब अयोध्या की बात आई तो बोले हमने अपने घर में दर्शन कर ले, कण-कण में है,
थोड़ी बालू ली और ऐसे चश्मा लगा के देख ली बालू, वो मैं रामचंद्र जी दिख गए हमें। अच्छा, और टीले वाली मस्जिद सशरीर गए चादर चढ़ाने, वो घर में नहीं देखी, वो रूह घर में नहीं दिखी। नवेद भाई बताओ, हाँ ना, हाँ कि ना, गलत बोला तो टोक देना। बतासा घर में चढ़ा खा लेते, तब तो अगरबत्ती धूप बत्ती और कपड़ा लेके वहां गए। अब कह रहे रामचंद्र जी का मामला हल्के में है, बोले वो तो हम खाते पीते कभी भी देख दर्शन कर लेते हैं, कड़कड़ में है ना जी, ये तर्क नहीं चलता। कांग्रेस के एक सबसे प्रतिष्ठित चेहरे ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगा जानबूझकर यहां इस वक्त, एक बार ले चुका हूं, कि देवी देवताओं के मंदिर मूर्तियों में कोई ताकत नहीं है, वो स्ट्रेंथलेस हैं, पावरलेस हैं। हमने उनसे कहा कि ऐसे ही दूसरे बालों के लिए बोल सकते हो, नहीं बोल पाओगे, और अगर बोल दिया तो रह नहीं पाओगे, ये भी जान लो। ऐसा कड़कड़ वाला प्यार ना करो महाराज, ना ना, ये थ्योरी अपने पास रखो। आपको ये साहस कौन देता कि आपको कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं है? हजारों साल से यह देश माथा रगड़ रहा है, अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, सोमनाथ में, त्र्यंबकेश्वर में, महाकाल में। और चने मुरमुरे टाइप की बात हो रही है। कुछ बातें होती हैं, पार्टी की अपनी छवि होती है। एक बात कहूंगा, बड़ी मार के की है, जो समझ लेंगे वो सहमत हो जाएंगे, जो नहीं समझेंगे उनको मेरा प्रणाम। इसमें नावेद पत्रकार हैं, बाकी 3 लोग पार्टी से हैं। नावेद बाबू, अगर कल को कोई ये आरोप लगाए कि मुझे सपा में टीले वाली मस्जिद जाने से रोका गया, तो ये आरोप नहीं माना जाएगा कतई? हां बोलो जोर से, नहीं माना जाएगा ना? हमको शुक्रवार को चादर चढ़ाने से रोका गया, नहीं माना जाएगा। लोग कहेंगे यहां तो प्रमोशन होता है इसी बात की, जल्दी जाओ चादर चढ़ा के आओ। या भाजपा पर कोई, अब भाजपा का आदमी आरोप लगाए, मान लीजिए कल ओपी सिंह जी भाजपा छोड़े हुए आरोप लगाए कि हमको मंदिर जाने से रोक रहे थे पार्टी के लोग, तो नहीं माना जाएगा। लोग कहेंगे बौरे हो क्या, वहां तो सब मंदिर हुआ है, नहीं चलेगा। आरोप भी देख समझ के चस्पा होता महाराज, ऐसा थोड़ी ना कि कहीं भी चिपक जाएगा। और सब जगह हुआ है। गोविंद वल्लभ पंत जी के समय में, और पंडित जी जब प्रधानमंत्री थे, पंत जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त यहां रामलला का प्राकट्य हुआ था 49 की एक मध्य रात्रि को, दिसंबर की, ठीक। तब से पूजा अर्चना जारी, विवाद भूमि का रहा, लेकिन पूजा पर रोक कभी नहीं रही, दर्शन पर रोक कभी नहीं रही, आरती पर रोक कभी नहीं रही, भोग प्रसाद पर रोक कभी नहीं रही। कितने लोग गए? नहीं गए ना। 49 से आज तक फुर्सत ही नहीं मिली। ऐसा कौन से काम में बिजी हो? यूथोपिया हुआ है, युगांडा हुआ है, लंदन हुआ है, जापान हुआ है, देश में रहे, विदेश में रहे, क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेला, सिनेमा देखा, सब काम हो लिए, लेकिन वहां जाने का समय नहीं मिला। कितने वर्ष हो गए 49 से आज तक? जरा जोड़ के देख लीजिएगा, 75 वर्ष हो गए। 75 वर्षों में हम समय नहीं निकाल पाए कि रामलला के यहां जाकर प्रणाम कर ले और ₹1.25 का बताशा चढ़ा दे दोने में। और जो लोग कहें कणकण वाली बात, तो उनसे एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा कि कुछ महत्वपूर्ण लेखकों की पुस्तकों में, इस बात का जिक्र है, सप्रमाण। धर्मेंद्र भाई चूंकि अलायंस में, इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो नहीं कहता, अगर अलायंस में नहीं होते,
सप्रमाण कि भारत के कुछ बड़े राजनेताओं ने अपनी विदेश यात्रा में बाबर के दरगाह पर जाकर अकीदत पेश की। बाबर याद रहा और राम को बता रहे, बोले वो तो कण-कण में है, वहां कहां जाए, ये नहीं चलता भाई साहब। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा। एक बार ऐसा ही सवाल ओपी सिंह जी, धर्मेंद्र भाई, किसी ने पूछा किसी संत से, आपकी विचारधारा से प्रभावित हो गया, बोला वो तो कण-कण में है, तो मंदिर क्यों जाए। उन्हें ठीक बात, वही उत्तर मैं देता हूं, मेरे ख्याल से उत्तर सबको संतुष्ट करेगा। हमारे पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है, सब लोग बोलो हां है, तभी जीवन है। हवा है तभी ना जीवन है। टायर पंचर हो जाए, चौराहे पर रख दो, वो ऐसे मुंह करके ऊपर, हवा भर जाएगी? नहीं ना, नहीं भरेगी ना। उसके लिए मशीन चाहिए हवा भरने वाली। भगवान कण-कण में है, लेकिन फिर भी मंदिर की ऊर्जा मंदिर की ऊर्जा है, ये जान लीजिए। जिसके पास ऑक्सीजन नहीं जा रही हो, उसको बाहर छत पे लिटाल दे तो जिंदा हो जाएगा। बोले इतनी तो ऑक्सीजन है कण-कण में, ऑक्सीजन ही नहीं ले पा रहा, नहीं ना, उसके यहां पर लगाना पड़ेगा सिलेंडर। धार्मिक स्थल वही पवित्रता रखते हैं मेरे भाई, मंदिर का ही विषय नहीं। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई हो, हजारों साल करोड़ों लोगों के श्रद्धा का केंद्र जो स्थान रहे हैं, उनको लेकर हल्की बात नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। दी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। ये सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा, जीरा सिप। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।